अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 19। सर कहाँ जाते हैं? अहमद रज़ा जान लगाकर सामने के शीशे को रगड़ता अहमद गुफ़ार बुरी तरह चौंका। सामने मैडम खड़ी थी। उसने मुअद्दिब होकर नज़र झुकाई। लॉन्ग ड्राइव पर, यूं ही इधर उधर। उसने कुछ सच कुछ झूठ मिलाकर कहा, इतनी देर तक ड्राइव? क्या ठट्टा तक चले जाते हो? अहमद गुफ़ार ने चौंक कर सर उठाया, यानी मैडम को यकीन नहीं आया। एक दिन तो 2 दरिया चले गए थे। सर बहुत दूर जाकर सूरज को डूबते देखते रहे। एक दिन स्टूडियो जाने का कहा, मगर गाड़ी से उतरे नहीं, बस खामोशी से कोई 1 घंटा अंदर ही बैठे रहे। फिर कहा कहीं और चलो। उसने सच सच बता दिया। बस उसने अपनी हसीन आंखों में नाराजगी भर के उसके चेहरे पर जमा दी। मस्जिद भी गए थे। अहमद गुफार ने सरसरी लहजा अपनाया, जैसे अब और क्या बोले। मस्जिद? उसके माथे पर एक लकीर उभरी। कौन सी मस्जिद? जो भी रास्ते में नजर आ जाए। उसने आधा सच कहा एक बार फिर। मैं इसलिए पूछ रही थी, डॉक्टर को सारी रिपोर्ट देनी होती है ना? उसने न जाने क्यों तो जी पेश की, हालांकि जरूरत नहीं थी। जी मैडम, मैं सब समझता हूँ, वो मुस्तैदी से बोला। मूसा बेहतरी की जानिब माइल था, मगर कुछ अनहोना सा एहसास था जिसे वो नाम नहीं दे पा रही थी। ठीक है। वो तेजी से पलट गई। अहमद गुफार दम साधे उसके कदमों की आवाज को सुनता रहा। तवक्किया के वो मदरूम हो गई। सर ने किसी भी तहमीद के बगैर, उसकी जानिब देखे बगैर कहा था, वो जहाँ जहाँ जाता है, जहाँ जहाँ रुकता है, किसी से कहने की जरूरत नहीं। और मैडम के सवालात ने बता दिया था किसी की फहरिस्त में वो भी शामिल हैं। डॉक्टर से अगले सेशन में उसने बहुत अच्छी रिपोर्ट पेश की। वो अपने मामूलात की तरफ लौट रहा था। उसने मुहीउद्दीन सहगल को अखबार पढ़कर सुनाया था और खबरों पर उनके तबसरे को खामोशी से सुना था। हुस्नल ने अलमारी से अपने कपड़े निकाले। चॉइस मुश्किल हो रही थी, एक रखती एक उठाती। मूसा ने खामोशी से पर्पल कलर के सूट पर हाथ रख दिया। हुस्नल की आंखों में खुशी से आंसू आ गए। ईमाने के तोते ने बच्चे दिए। वो मूसा का हाथ पकड़े उसे घसीटती पिंजरे तक ले गई। उसके बच्चों के नाम रखने हैं पापा। वो दोनों हथेलियां सामने को फैला फैला कर पुरजोर अंदाज से अहम मसला बता रही थी। तो तोता खुद रखे ना, नाम पेरेंट्स रखते हैं बेबी। मूसा की बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या नाम रखे आखिर। हाँ, तो अपने तोते की पेरेंट तो मैं हूं ना, मुझे ही रखने पड़ेंगे। क्या? मूसा पौंचक्का रह गया। आप इसकी कौन हो? मैं इसकी मम्मी पापा अपने तोतों की। ये किसने कहा आपसे? मुझे खुद पता है, बस आप नाम रखें। हेल्प मी पापा प्लीज। वो दोनों बाप बेटी ने मिलकर नाम रखे और ईमाने की मासूम बातों पर मूसा की हंसी गूंजती रही। बच्चों की पैदाइश की खुशी में फिर पिज्जा ऑर्डर किया गया। ईमाने की फरमाइश पर दोनों बाप बेटी गेट के पास कुर्सी डालकर बैठ गए। पापा आखिर कब तक आएगा डिलीवरी बॉय? ईमान ने कभी अपनी घड़ी खुद देखती, कभी बाप को दिखाती, तो सारी सूरत हाल को देखकर हुस्न को यकीन हो गया, बस हाथ ही निकल गया और दुम रह गई। उसने डॉक्टर को सब कुछ जुज़ियात से बताया, पर एक उलझन सी है। इनफैक्ट उलझन तो नहीं मगर तब्दीली कह लें। हुस्नल ने मस्जिद जाने का वाकया बताया। उसने मूसा को आसान नमाज की किताब पढ़ते भी देखा था। इस तरह की सिचुएशन से गुजरने के बाद अमूमन लोग मजहब की तरफ माइल होते हैं। इट्स नेचुरल। फिर कुछ अरसे में ये फेज भी गुजर जाता है और नॉर्मल लाइफ शुरू हो जाती है। बल्कि मैं आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगी। इस तरह के लोग अगर मजहब की तरफ माइल हों तो ज्यादा जल्दी रिकवर करते हैं। बाकायदा रिसर्च है इस बारे में। डॉक्टर का लहजा पुरयकीन और चेहरा मुतबस्सम था। हुस्नल सर हिलाने लगी। दरअसल मुझ पर बहुत प्रेशर है। साल के एंड तक उनका एल्बम आ जाना चाहिए। नए साल में वो एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के साथ होंगे। अगर अभी के काम टाइम पर पूरे नहीं करेंगे तो आगे कैसे शुरू कर सकेंगे? वो फिक्रमंदी से सब बताने लगी। ओके, डॉक्टर ने सब सुनकर कहा, आप इन्हें गैर महसूस तरीके से सब बताना शुरू कीजिए, मगर प्रेशर नहीं देना। सितंबर के पहले हफ्ते में आसमान बादलों से ढका रहा और आज सुबह से किनमिन शुरू हो गई। मूसा टेरेस पर कुर्सी डालकर बैठ गया। हफ्ते भर से ज्यादा दिन गुजर गए थे। इसने शेव नहीं बनाई थी और हुस्नल के कहने पर कसमंदी का मुजाहिरा किया था। हुस्नल ने पहले की तरह मनमानी करना चाही, तब उसने हुस्नल के हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लिया, उलझा लिया और हुस्नल को वो इस रूप में बहुत प्यारा लगा। मूसा की नजरें आसमान पर थीं। सुरमइयों से आसमान किनमिन फवार में बदलने लगी थी। फवार हवा से बोझल थी। टेरेस का फर्श गीला होने लगा। शाहें झूम रही थी, पत्ते तालियां पीट रहे थे। गुलाब के पौधों की शाहें हवा के जोर पर एक दूसरे से बगलगीर हुई तो सुरों पर खिले फूल एक दूसरे से यूं टकराते जैसे बोसा ले रहे हों। एक ऐसा मौसम जो बिला वजह मुस्कुराने पर मजबूर कर दे।
कहका लगाने का दिल करे, झूमने गाने भीगने का दिल हो, और अगर साथ दिल का मंजूर नजर हो तो। और मूसा हुस्नुल माप के सामने ही तो था, हाथ बढ़ाए तो हाथ पकड़ ले, मगर वो सरखुशी जो हुस्नुल को अपने अंग अंग में बिजली की तरह दौड़ती महसूस हो रही थी, मूसा इससे बेखबर था। बल्कि मूसा यहाँ होते हुए भी यहाँ नहीं था। उसकी आंखों में हुस्न था, उसकी आंखें लबरेज थीं, हवा से बोझल बूंदें उसके चेहरे से टकराती, तब भी वो हरकत न करता, जैसे मुजस्सिम हो। मूसा, वो चाय का कप मेज पर रखते हुए उसके पीछे आन खड़ी हुई। वो बुरी तरह चौंका। उसने अपनी ठोडी मूसा के सर पर टिकाकर दोनों बाजू उसके सीने पर गिरा दिए। कितना खूबसूरत मौसम है, कितनी प्यारी बारिश है ना। सहरा में बारिश नहीं होती हनी। हुस्न के जज्बात पर बर्फ गिर गई। वो तनी कमान जैसी थी, बांस हो गई, जो बीच में हम खा गया हो। तड़ाख। आपको इस वक्त भी सहरा याद आ रहा है? ये कोई मौका है उस मनहूस वक्त को याद करने का? वो मुंह फुलाए सामने कुर्सी पर बैठी थी। इस वक्त ही तो सबसे ज्यादा याद आ रहा है। बहुत दिन हो गए मूसा, अब आपको इसे भूल जाना चाहिए। नहीं भूलता। उसके लहजे में बेबसी नहीं थी, बल्कि एक तरह से ऐलान था कि ना होता है और ना मैं भूलूंगा। आपको शुक्र अदा करना चाहिए मूसा, आप अपने घर अपनी जिंदगी में वापस लौट आए हैं। उसने दो टोक बात करने का इरादा कर लिया। शुक्र कैसे अदा करते हैं, यही तो समझ में नहीं आ रहा। उसने वाकई हुस्नुल को लाजवाब कर दिया था। वो कितनी ही देर बोल ना सकी। बहुत बेबस, मजबूर, परेशान हाल मूसा की शक्ल देखती रह गई। ऐसा कब तक चलेगा मूसा? उसके लहजे और आंखों में दृष्टि थी। तादीब व तनकीद का अंसर भी नुमाया था। मूसा ने चौंक कर देखा। अपनी कुर्सी मूसा की कुर्सी के नजदीक करके उसने एक हाथ उसके जानों और दूसरा शाने पर रखकर बहुत दर्दमंदी से आगाज किया। बहुत दिन हो गई मूसा, आपकी दुनिया आपकी मुंतजिर है। उसके आहमरीन लबों से फूल जड़ रहे थे। मिट्टी की सूंधी खुशबू और बारिश की आवाज का जलत रंग एक फसूं फूंक रहा था, मगर मूसा का ध्यान किसी चीज पर नहीं था। वो बेतासुर चेहरे के साथ हुस्नुल को सुन रहा था। वो उसे बता रही थी कि वो क्या है, कौन है। वो आम आदमी नहीं है, वो मूसा भी है, एक मशहूर मारूफ गुलूकार जिसकी धुनें मुल्क में ही नहीं पूरी दुनिया में ज़ोको शौक से सुनी जाती हैं। वो अवाम और ख्वास की पसंद है। सदारती तकरीबात तक में इसे मदू किया जाता है। वो दूसरे ममालिक में अपने मुल्क का सफीर बनकर जाता है। वो बहुत सी प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर है। उसे बहुत अहम अजाजी डिग्रीज तक जारी की जा चुकी हैं, और सबसे बढ़कर उसका कैरियर जो अपनी बुलंदियों पर है और उसकी तवज्जो का तलबगार है। और ये कि मुकाम हासिल करना बहुत मुश्किल काम है, मगर मुकाम को बरकरार रखना उससे भी मुश्किल। मूसा मूसा मूसा। वो शुरू हुई तो एक शरीके हयात की सी फिक्रमंदी आया थी, और इख्तितामी मराहिल में दाखिल होने तक वो अपने असल किरदार में पहुंच गई। एक जमाना शनास प्रोड्यूसर का रूप। वो इसे नफा नुकसान गिनवाने लगी। उसका आने वाला एल्बम, उसने और सब ने कितनी मेहनत की थी उसकी धुनें बनाने पर और शायरी पर, और अब जरा सी बेइख्तियाती गैर जिम्मेदारी सारे किए किराए पर पानी फेर देगी। लोग उसे सुनना चाहते हैं, उसकी आवाज। वो इसे जिंदगी की तरफ बुला रही थी, वो जो खुद जिंदगी थी, वो जिसे देखकर आबे हयात पी लेने की हसरत पैदा हो, और वो अपनी इस खूबी से वाकिफ थी। जब ही तो गहरी निगाह डालती थी ताकि डूबे तो उभर न सके, और मुस्कुराती थी ऐसे कि कहीं और देखने की ख्वाहिश खत्म हो जाए। और समझाने की समझ में इतने पैंतरे थे, कभी बीवी, कभी दरमा, कभी व्यापारी, कभी मजबूर, कभी नासे, कभी फिक्रमंद, कभी हाकिम, कभी महकूम। एक दुनिया आपकी न्यू एल्बम के लिए एक्साइटेड है मूसा। रिलीज से पहले इसके लाइक्स ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आप देखिएगा मूसा। कौन सा एल्बम? उसकी वाकई समझ में नहीं आया था। फौरन टोका। अरे वो हंसी, अब आप इसे भी भूलने का कहेंगे? मैं इनकलाब की बात कर रही हूँ। इसने हल्के फुल्के अंदाज से गर्दन झटकी। आपका स्टूडियो आपका मुंतजिर है, और इस हादसे के बाद तो लोगों में पहले से भी ज्यादा जोश बढ़ गया है आपके गानों के हवाले से। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? हाँ। उसने बागौर उसकी सूरत देखी। तो बताइए फिर कब से शुरू कर रहे हैं काम? मेरी एक कॉल पर सब खुशी से पागल हो जाएंगे। बल्कि मैं तो कहती हूँ कोई पार्टी ना रख लें। आप टाइटल सॉन्ग गुनगुना लीजिएगा, जबरदस्त ग्राउंड बन जाएगा। और इनकलाब का म्यूजिक तो है भी बहुत टचिंग, रूह तक सरशार हो जाती है। इसे टाइटल सॉन्ग बहुत पसंद था। मूसा ने बुरी तरह चौंक कर उसे देखा। हुस्नुल का चेहरा सवालिया हो गया। वो कुछ कहना चाहता शायद। हमारे जिस्म की तरह हमारी रूह भी खराम खाने की आदी हो चुकी है। उसने जुमले को ठहर ठहर कर कहा था। अंदाज यूं था कि हुस्नुल को नहीं बता रहा, खुद को बावर करवा रहा है। क्या क्या कहा आपने? हुस्नुल के मुंह से बदिक्कत निकला।
موسیٰ نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس بار جملہ دہرایا تو وہ تشکیق سے مبرہ تھا۔ حسن نے سر جھٹکا۔ وہ پہلے بھی یہ جملہ سن چکی تھی، مگر کس کے منہ سے؟ اس نے ساری قوت مجتمع کر کے یاد کرنے کی کوشش کی۔ کس نے کہا آپ سے یہ سب؟ اس لہجے سے اجلت عیاں تھی۔ موسیٰ کی آنکھوں سے رنگ اڑ گئے۔ ان میں صحرا جیسی وحشت نے ڈیرا ڈال دیا۔ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں موسیٰ، کس نے کہا آپ سے یہ؟ اس نے اس کا ہاتھ جھنجھوڑ دیا۔ موسیٰ نے جواب نہیں دیا۔ وہ اس کے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا جس کی گرفت برداشت کی حد پر تھی۔ کس نے کہا ہے آپ سے یہ؟ اس کی آواز پھونکار سے مشابہ تھی۔ مائیکل بہت مایوس ہوا ہے۔ جیک نے نوڈلز کو کانٹے پر لپیٹتے ہوئے سرسری انداز اپنایا۔ بات جبکہ بڑی گہری تھی۔ اس کا منہ کی طرف جاتا سوپ سے بڑا چمچ والا ہاتھ راستے میں ہی رک گیا۔ وہ جتنا اس ذکر سے پہلو دہی چاہتی تھی اتنا یہ سامنے آتا تھا، حالانکہ اس نے ایک روز کہہ بھی دیا تھا۔ جیک وہ مل گیا، میں خوش ہوں، مگر اب میں یہ ذکر نہیں کرنا چاہتی، پلیز۔ اس نے اس پیج کو بھی ان لائک کر دیا تھا جس پر وہ مہم چلا رہی تھی۔ اس کے ہوم پیج پر اگر کوئی چیز اس کے حوالے سے شیئر کی جاتی تب بھی وہ کر دیتی، مگر اس جیک کا منہ بند کرنے کے لیے کلک کی نہیں گھومنے کی ضرورت تھی، جو کسی نہ کسی طرح موسیٰ کو گفتگو میں لے ہی آتا تھا۔ کیا ہوں؟ اس نے ساری کوششیں کر لی ہیں، تم نے بھی مدد نہیں کی۔ یعنی وہ ایک بار پھر مائیکل کی سفارش لایا تھا۔ میں کیا مدد کر سکتی ہوں بلا؟ اس نے چمچ واپس رکھا۔ کسی کے ذریعے کہلوا دیتی، کسی ایسے شخص کا بتا دیتی جس کے اصرار پر وہ انکار نہ کر سکتا۔ جیک نے ایسے الفاظ چنے جسے وہ بھڑک نہ جائے۔ اس نے سر جھٹکا اور بلا وجہ سوپ میں نمک چھڑکنے لگی۔ خاموشی کا وقفہ طویل ہو گیا۔ جیک سوچنے لگا، صرف نمک کیوں؟ اسے ریڈ چلی ساس کی ساری بوتل بھی انڈیل لینی چاہیے۔ جیسی پھیکی بے رنگ زندگی وہ گزار رہی تھی، اس نے کسی بچے کی طرح گال پھلا لیے۔ اس نے اور مائیکل نے تو اپنے تئیں بہت جوش و خروش سے آ کر اسے بتایا کہ مائیکل موسیٰ کے اس طرح بھٹکنے اور پھر سروائیول کی کہانی کو حرف بہ حرف اس کی زبان سن کر شوٹ کرے گا۔ وہ اب تک عام آدمیوں کی اس طرح کی سٹوریز کر چکا تھا، مگر موسیٰ تو خاص تھا، ڈاکومنٹری فلم بھی خاص بنتی۔ اس نے شانے اچکا دیے۔ ہاں وہ ضرور کرے، مگر کچھ ہی روز میں مائیکل کے خوابوں کے محل میں دراڑیں پڑنے لگیں۔ اس نے تو اس فلم سے کما کر چاند پر محل بنانے کا خواب دیکھ لیا تھا۔ موسیٰ ایسی کسی چیز میں انٹرسٹڈ نہیں تھا۔ موسیٰ اس سارے معاملے پر بات ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دراصل وہ ابھی تک اس واقعے کے ٹراما کے زیر اثر تھا اور اسے وقت درکار تھا۔ اس کی فیملی کی جانب سے بھی ایسی کوئی خواہش نہیں تھی کہ بات کو بڑھایا چڑھایا جاتا۔ یہ اور بات تھی، وہ جتنا دور ہو رہا تھا اتنا ہی زیادہ لوگوں کو متوجہ کر رہا تھا۔ اس جانب کی خاموشی نے سب کے ارمانوں پر اوس ڈال دی۔ ایسے میں مائیکل کی کوششوں کو بھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ وہ کسی بھی ڈاکومنٹری میں انٹرسٹڈ نہیں تھا۔ وہ کوئی بھی انٹرویو بھی دینا نہیں چاہتا تھا۔ وہ کوئی بھی کتاب نہیں لکھنا چاہتا تھا۔ اسے کسی پرکشش معاوضے سے دلچسپی نہیں تھی۔ دراصل وہ سب سے کٹ کر گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہا تھا۔ میڈیا سے وابستہ لوگوں نے خاموشی اختیار کی کہ یہ بھی میڈیا پرسنز کا ایک سٹائل تھا، کچھ عرصہ بھرپور انداز سے ہر میڈیم میں ان رہنے کے بعد اچانک آؤٹ ہو جانا کہ غلطی سے بھی دکھائی نہ دیں، اور پھر ایک روز دھواں دار انداز میں انٹری، نیا ڈرامہ یا نیا گانا، نیا ہیئر سٹائل، کچھ بوٹاکس، نیو اچیومنٹس کی کہانی، اپنا دام بڑھانے کا کامیاب فارمولا۔ تو سب نے موسیٰ کو بھی یہ مارجن دیا۔ یوں بھی ہڈیوں کے ڈھانچے موسیٰ کو دیکھنے میں وہ مزہ نہیں تھا، سوائے تعصف امیز چچکاروں کے سو ٹھیک ہے، وہ ریسٹ لے اور پھر آ جائے۔ اور جیک بھی اسی نقطے پر آ کر رکتا تھا۔ ایک ینگ قابل حسین و ذہین لڑکی کا سنگل ہونا بڑی بات تھا، پھر یہ کہ سب اس کے حال سے واقف تھے اور مستقبل کے لیے حیران۔ ایسے بھی کوئی اتنا جیتا ہے، کیسے جیا جا سکتا ہے؟ وہ بھی اتنی خوش، اتنی مطمئن انداز سے، بھلا کتنی محنتی تھی، کامیاب تھی، جس کام کو ہاتھ لگاتی پرفیکٹ ہو جاتا۔ بی بی سی لندن کے سب سے کامیاب شو کی ڈائریکٹر پروڈیوسر ہونا آسان بات نہیں ہوتی جناب۔ تو جیک کے دل کی خطبط بھی جاتی نہیں تھی کہ اس نے کسی کے لیے ایسی چنلا پائی کہ روئی دھوئی اور پھر پیش بندی، خبردار جو کچھ بھی پوچھا۔ لیکن یہ مائیکل اس کے پیچھے پڑا تھا، کسی طرح وہ کچھ بھی کر سکے تو۔ میں کچھ نہیں کر سکتی جیک، تم بار بار یہ ذکر نہ کیا کرو، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اچھے دوست تو درد بانٹتے ہیں نا؟ جیک کی نظریں جھک گئیں۔ ہاں وہ دونوں اچھے دوست تھے۔ کیا بانٹوں؟ تم نے کبھی درد بتایا جو بانٹتا؟ انجان ہوں اسی لیے تو بار بار بے خیالی میں ہاتھ زخم کو چھو جاتا ہے اور تم تڑپ اٹھتی ہو۔ اس نے شکوہ بھی کر دیا۔ تو اب تو بتا رہی ہوں، اب نہیں بھولنا، مجھے تکلیف ہوتی ہے جیک۔
اس نے لہجے کی کمزوری چھپائے بغیر کہہ دیا۔ اوکے، جیک نے ہاتھ اٹھا دیے۔ میں سمجھاؤں گا مائیکل کو ویسے بھی۔ اس نے دوبارہ سے کانٹے پر نوڈلز لپیٹتے ہوئے کہا۔ اس کے بارے میں عجیب عجیب سی افواہیں آ رہی ہیں۔ وہ مذہبی اجتماعات وغیرہ میں جا رہا ہے، میوزک چھوڑ دینے کی بات بھی سنی ہے۔ کچھ نے تو یہ بھی کہا اس نے داڑھی رکھ لی ہے۔ وہ پوری رغبت سے نوڈل کی پلیٹ ختم کرنے میں لگ گیا تھا، بڑے منہ کے ساتھ بولتا ہی چلا گیا۔ یہ دیکھے بغیر وہ ہکا بکا کھلے منہ اور پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی ہے۔ استجاب سے شکل یوں بگڑی تھی کہ کوئی دیکھتا تو پہچانتا نہیں۔ اور یہ جیک کیا کہہ رہا تھا؟ موسیٰ نے داڑھی، میوزک؟ اس نے سر جھٹکا۔ جیک کے پاس بہت کچھ تھا بتانے کو۔ اس کے چہرے پر صدمے اور بے یقینی کی انتہائی کیفیت تھی۔ آنکھیں گویا حلقوں سے ابلنے کو تھی۔ وہ بالکل ساکت و جامد ایک ٹک موبائل اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ اب پتہ نہیں تصویر کے نیچے لکھا کیپشن صدمے کا باعث تھا، یا کمنٹ جن کی تعداد کئی سو تھی، یا پھر تصویر وزارت خود اچنبا تھی۔ بے یقینی کی آخری حد اگر کوئی ہوتی ہوگی تو حسن الماء وہاں کھڑی تھی۔ کچھ پل اور جاتے تو درام سے گھڑ بھی جاتی۔ یہ تو اس کے اوسان و گمان سے بھی پڑے کی چیز تھی نا۔ ایک خبر تھی، ایک نیا گرما گرم مسالہ مٹیریل جو وبائی مرض کی طرح پورے شہر میں پھیل چکا تھا۔ بس اسی کو خبر نہ تھی، اور خبر ہوتی بھی تو کیسے؟ بہت ایکٹیو وومن ہونے کے باوجود وہ فیس بک وغیرہ کے استعمال کی اتنی شائق نہیں تھی۔ مگر ایسی خبر، ایسی تصاویر کب جاری ہوئیں، اسے کوئی تو بتاتا۔ اس نے موبائل گود میں رکھا اور سر پکڑ لیا۔ ہاں، شہرزاد آخری ملاقات میں بار بار پوچھتی تھی، اور موسیٰ ٹھیک ہے نا؟ اس کا بیہیویئر کیسا ہے؟ تب حسنل نے ہنس کر اس کی فکر مندی کو اڑا دیا تھا۔ تو وہ دراصل اپنی افواہیں یا واقعی افواہ کی تصدیق چاہتی تھی۔ ایسی بھی کیا بے خبری حسنل! اس نے اپنی ٹھوٹی پر ہاتھ جمایا، دوسرے ہاتھ سے موبائل کو آن کیا۔ نظریں موسیٰ کی تصویر پر جم گئیں۔ گھٹنے کھڑے تھے اور پیروں کی کینچی بنی تھی۔ اس نے گھٹنوں کو بازوؤں کے گھیرے میں لے رکھا تھا اور ہاتھ باندھے تھے۔ چہرہ گھٹنوں پر جھکا تھا اور وہ نظریں اٹھا کر کسی سمت باغور دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں کا مرکز تو کیمرہ قید نہیں کر سکا، مگر اس کے بیک گراؤنڈ میں نظر آتی مسجد کی عمارت اور فرشی مجلس کے ٹوپی اور داڑھیوں والے دیگر بہت سے لوگ صاف دکھائی دیے تھے۔ یہ تصویر کسی نے یقیناً بے خبری میں اتاری ہوگی۔ دوسری تصویر، وہ وضو خانے کی اونچی چوکی پر بیٹھا مسح کر رہا تھا۔ تیسرا ایک کلپ تھا۔ اس نے شہادت کی انگلی سے کلک کیا۔ ویڈیو آن ہو گئی۔ یہ مسجد کا بیرونی دروازہ تھا۔ موسیٰ کچھ غائب دماغی اور پریشانی حالت میں گرا جوتوں کے ڈھیر کو دیکھ رہا تھا، جیسے کچھ ڈھونڈ رہا ہو، اور اس کے پونچے ٹخنوں سے بہت اونچے تھے۔ پھر اس نے نیچے بیٹھ کر چندے کے باکس کے نیچے سے جوتا نکالا، پیر میں ٹھنسا اور کھڑا ہو گیا۔ حسنل نے انگلی اسکرین پر پیچھے کو سرکائی۔ یہ پہلی والی تصویر تھی، معجزانہ طور پر بچ جانے والے موسیٰ بی کی 2.5 ماہ بعد پہلی پبلک انٹری۔ دیکھیے موسیٰ کہاں ہے؟ اس واقعے نے انہیں کہاں پہنچا دیا؟ نیچے کمنٹس کا ڈھیر تھا۔ بالکل صحیح جگہ پہنچا دیا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اللہ جسے چاہے ہدایت دے۔ یہ مشکل راستہ ہے، بہت لوگ آئے مذہب کی جانب، مگر ثابت قدم رہنا مشکل ہے۔ ہماری دعائیں موسیٰ کے ساتھ ہیں۔ ویل ڈن موسیٰ۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ وقتی فیس ہے یا موسیٰ سٹینڈ کرے گا۔ یہ بھی شہرت حاصل کرنے کے لیے شوبز والوں کے ڈرامے ہوتے ہیں۔ خوش آمدید موسیٰ، مسجد کا راستہ مشکل لگتا ہے مگر اس میں فلاح ہے۔ اللہ آپ پر مہربان ہے جو آپ کو صراط مستقیم دکھائی دے گئی۔ او کیا تھا یہ سب؟ وضو خانے میں مسح کرتی تصویر پر بھی کمنٹس کی بہتات تھی، زیادہ تر صراحتے جملے، ایک آدھ کے بہت سخت تبصرے بھی تھے۔ سب سے زیادہ دیکھی جانے والی ویڈیو تھی موسیٰ کا ساکت ہو کر جوتوں کی پہچان کا مرحلہ، جیسے کوئی 2.5-3 برس کا بچہ اپنا کھویا سکہ ڈھونڈتا ہے، انجان، پریشان، معصوم، اور جسے کوئی راہ نہیں سوجھ رہی۔ کچھ کمنٹ دوسرے پہلو پر بھی تھے۔ کیا موسیٰ میوزک چھوڑ دے گا؟ کیا وہ ایک مبلغ بن جائے گا؟ کیریئر کی اس پیک پر وہ ایسی حماقت نہیں کرے گا۔ اسے ایسی حماقت نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ آتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، مگر 4 دن میں پھونک نکل جاتی ہے۔ دین کی راہ گزر کانٹوں سے پر ہوتی ہے۔ ہاں، سفر کے اختتام پر پھول بچھے مل جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ موسیٰ کے چہرے پر یہ بڑی شیو ہے یا اس نے داڑھی رکھ لی ہے؟ رکھ لی ہے۔ احمد غفار احمد۔ حسنل وحشت زدہ ہو کر صوفے سے اٹھی تھی۔ گود میں دڑا موبائل زمین پر گرا مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ اللہ کی نعمتوں کا شمار ممکن نہیں۔ سمیع الدین صاحب، اسی کو لیجئے، کیسی بڑی نعمت ہے کہ وہ آپ کو دین حق پر پیدا کرے، مگر اس سے بڑھ کر چیز یہ ہے کہ وہ آپ کو ہدایت دے، سیدھا راستہ دکھائے۔ مسلمانوں سے تو دنیا بڑی بڑی ہے، پر ان میں سے مومن کتنے ہیں؟ مسلمان اور مومن میں فرق ہوتا ہے کیا؟
उसने सादगी से पूछा। मौलाना साहब मुस्कुरा दिए। बहुत बड़ा फर्क होता है, और अफसोस की बात है कि वाज़ेह नहीं होता। दरअसल कुछ लोगों ने दीन को लिबादा समझकर ओढ़ रखा होता है, और हम जैसे नाक़िसुल अक्ल उन्हीं को दीनदार समझ लेते हैं। दीन को ओढ़ने का मरहला ये कैसी बात है? उसके सवाल में उलझन अमेज़ी हफ़की थी। इस बार अब्दुल मुबीन भी खुलकर मुस्कुरा दिया। उसने मौलाना साहब को देखा। वो ही इसे वक्त के इस जय्यद आलम से मिलवाने लाया था। बहुत आसान बात है, आप कुर्ता शलवार पहन लें, पौंचे ऊपर चढ़ा लें, सर पर टोपी रखें, हाथ में तस्बीह और चेहरे पर दाढ़ी, आप हुलिये से दीनदार नजर आने लगेंगे। ख्वाह आपका सीना इल्म से खाली हो और जहन अकल से, तो क्या ऐसा करने वालों को गुनाह मिलेगा? इसने किसी बच्चे की सी मासूमियत और फिक्रमंदी से सवाल किया था। अब्दुल मुबीन ने एक बार फिर मुस्कुराकर मौलाना साहब को देखा। उसे सबसे ज्यादा खदशात गुनाह सवाब के थे। गुनाह तो नहीं सर, लेकिन एक मुसलमान का जाहिर ही नहीं, हर अमल अल्लाह के अहकाम के मुताबिक होना चाहिए। मौलाना साहब दिल गिरफ्ती से मुस्कुराए थे, मगर इसकी तीवरियां चढ़ गईं। ये बहुत मुश्किल बातें करते हैं अब्दुल मुबीन। उसने जरा लिहाज किए बगैर शिकायत की। अब्दुल मुबीन का मुस्कुराता चेहरा सिमट गया। इसने कुछ शर्मिंदगी से देखा। मौलाना साहब बहुत मध्यम आवाज से हंस पड़े। अच्छा, मैं नहीं करूंगा मुश्किल बातें, आप बताइए आप क्या सुनना चाहते हैं? वो बिल्कुल चुप हो गया। यही तो पता नहीं चलता था वो क्या चाहता है, उसका मसला क्या है। मुझे दुनिया अच्छी नहीं लगती, उसने बहुत सोचने के बाद तेजी से फैसला कुन अंदाज में कहा। अंदाज में तनफ्फुर था। हालांकि अल्लाह ने दुनिया बड़े प्यार से बनाई है, इसके इंच इंच को सजाया है। मौलाना साहब ने ममनून लहजे में जवाब दिया था। नहीं, उसने झटके से सर उठाया। सहरा बहुत बदसूरत चीज है, बहुत खौफनाक, वो बहुत भयानक जगह है। उसकी आवाज में लरजिश आ गई। वो जहन्नुम से भी ज्यादा बुरी जगह है। वहाँ धूप है, भूख है, प्यास है, तन्हाई है। वहाँ जिंदगी सिसकती है और मौत दूर खड़ी तमाशा देखती है। जहन्नुम से बढ़कर कुछ नहीं होता समीउद्दीन। मौलाना साहब ने बहुत संजीदगी और कतियत से टोक दिया। मूसा ने चौंक कर उनकी सूरत देखी, और न जाने क्या था उनके चेहरे पर। मूसा की रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। इसे अपना खल्क खुश्क होता महसूस हुआ। जहन्नुम सेहरा से भी ज्यादा बुरी चीज है। साफ पता लगता था वो जवाब में इनकार चाहता है। हाँ, बेहतरीन से बेहतरीन मिसाल भी इसकी हैयत को बताने से कासिर है। इस बार अब्दुल मुबीन बोला था। मूसा ने चौंक कर देखा। इसने किस सुकून से ये इत्तला दी थी। एक बात बताएं। इसने बारी बारी दोनों को देखा। मुझे जहन्नुम में भेजा जाएगा ना? मेरी जिंदगी में कोई नेकी नहीं है, नेक अमल भी नहीं है। मैं तो बस घटिया सा इंसान हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसकी आवाज खुद कलामी में ढल गई। वो मुतासिफ ज्यादा था या हैरान, सामिया फैसला न कर सके। कमरे में अचानक दाखिल होने वाले शख्स को यही लगता कि यहाँ सब लोग ताज़ियत के लिए जमा हैं, जैसे सोइम की दुआ के बाद की रस्मी खामोशी इख्तियार की गई हो। ये मूसा के घर का वसी और इस ड्राइंग रूम था, जहां मूसा के प्रोफेशनल दोस्तों ने नशिस्तें संभाल रखी थीं। पहली नज़र बिल्कुल सामने बैठी शहरजाद पर पड़ती थी। वो शोख रंगों वाली कुर्ती और सिगरेट पैंट में बगैर दुपट्टे के थी। गाल को हथेली पर गिराए वो यकटक गुलदस्ते को तकती थी। अपने लंबे घुंघरियाले बालों को मलंगों की तरह दोनों शानों पर डालकर शॉर्ट्स में बैठा ये जेके एल्बम डायरेक्टर हैप्पी हुलिये वाला ड्रमर था। शॉर्ट्स और टैंगो पहने दोनों बंदा पियानो पर होता था। उसकी उंगलियां इस वक्त भी सोफे के हत्थे पर जैसे कुछ बजा रही थीं। ऐसे ही दीगर परेशान हाल लोग, और इन सबसे बड़े बहुत ऊंची बैक वाले वेलवेट के नगों वाले सोफे पर विराजमान ये हुस्नुल माप थी। बिस्किटी कट ट्राउजर के हमरा पीली सेल्फ प्रिंट की कुर्ती थी। पीला और बिस्किटी इम्तिजाज का शिफॉन दुपट्टा इसने चेहरे के गिर्द अच्छे से लपेट रखा था। ये और बात थी कि टांग पर टांग रखकर बैठने से ट्राउजर ऊपर चढ़ गया था और इसके कट ने सारी पिंडली हया कर रखी थी, मगर किसी का ध्यान नहीं था। हुस्नुल का भी नहीं। ध्यान देने को मूसा की खबरें के कम थी। इस तज़ीयती इजलास में सबने अपनी अपनी झूठी सच्ची मालूमात पेश कर दी थी और सब हुस्नुल से तस्दीक चाहते थे। और वो क्या कहती? साकी तो सामत सबकी शक्ल देखती रही थी। वो कहाँ होगा इस वक्त? ड्रमर ने सबकी शक्ल देखते हुए कहा। वो उकता गया था। जेके ने शाने उचकाए और सर सोफे की पुश से टिका कर छत पर नजरें गाड़ दी। सहरोजा इज्तिमा में शहर से बाहर कोई मस्जिद है। आपने इन्हें घर आने के लिए नहीं कहा? कहा था। वो बोले 3 रोज पूरे होने पर आ जाएंगे। क्या वो म्यूजिक छोड़ देंगे? डायरेक्टर का लहजा हदशात से पुर था। सबने चौंक कर देखा। यह एल्बम उसका ख्वाब थी। उसने इसे बनाने में अपना सारा फन समो दिया था।
शहरज़ाद इस हवाले से पुरसकून थी। एल्बम के जिस गाने में वो शामिल थी वो शूट हो चुका था, मगर वो मूसा के लिए यकीनन फिक्रमंद थी। यकदम उसने बेचैनी से पहलू बदला, निगाहें हुस्नल पर चली गईं। इनमें दरिश्तगी का अंसर बढ़ने लगा। सॉरी टू से हनी, मगर इसमें तुम्हारी भी गलती है। हनी समेत सब चौंके। तुमने भी इसे इस अरसे में तकरीबन घर में कैद सा कर लिया था, किसी से मिलने नहीं दिया। वो अपने दोस्तों के वगैरह के साथ उठता बैठता तो ध्यान कहीं और जाता ही नहीं। मैंने, उसने शहादत की उंगली अपने सीने पर धरी। मैंने कुछ नहीं किया शहर, वो खुद ही कमरा बंद करके बैठे रहते थे। मैंने तो मुंह में नवाले तक जबरन ठूसे हैं। वो तो खाना पीना तक भूले बैठे थे, गुमसुम, उदास, परेशान। दोस्त तो बहुत बाद में आते हैं। वो तो बीवी बेटी तक को भूल चुके थे। जैसे आप तो हर चीज से वाकिफ हैं। वो भी फट पड़ी। हाजरीन ने दोनों को गौर से सुना था। दोनों ही दुरुस्त लगी। हाँ, फिर भी अगर वो अपनी गैदरिंग में रहता तो ऐसी प्रॉब्लम तो कम से कम ना होती। इसमें इतनी तब्दीली आ गई हनी, और तुम्हें पता ही नहीं चला, शहरज़ाद ने जताते हुए मुतासिफ लहजे में कहा। वो बुरी तरह चौंकी। बाकी सब भी ताईदन सर हिला रहे थे। इसने यकदम सर झुका लिया। हाँ, ये कसूर इससे सरजर्द हुआ है। वो क्यों ना भांप सकी, लेकिन भांपती भी तो भला तो कैसे? ये तो सारा गुमा से भी बड़े की बात थी कि मूसा। क्या मूसा? हाँ मूसा। ये अकेली हनी की प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स, हम सबको मिलकर कुछ करना होगा। सारी दुनिया हर तरह की बात कर रही है, मगर मैं समझता हूँ अभी आगाज है, इसे बहुत आगे जाने से रोका जा सकता है। वो हाथ आए तो फिर ना, शहरज़ाद ने कड़ेपन से टोका। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, उसे रोका जा सकता है, जेके ने कहा। हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। शहरज़ाद दोनों पैर जमीन पर जमाते हुए आगे को झुकी। ये काम हनी ही कर सकती है। जेके ने नफी में सर हिलाया। वही इसके सबसे ज्यादा क्लोज है। शहरज़ाद के मुंह का जायका बदल गया। सबसे ज्यादा क्लोज ही बेखबर रही। मैं कर लूंगी, हनी ने कहा। पहले तो मुझे मालूम नहीं था ना। उसने मजबूत लहजे में तोजी पेश की। सब ने इसे देखा था। अंदर जो भी हो, उसने चेहरे पर इत्मीनान का मलमल चढ़ा लिया था, या इसे खुद पर भरोसा था। ये तो तय था मूसा इसकी सुनता था। इंसान घटिया नहीं होता, इंसान होना बहुत बड़ी ताजीम है, मौलाना साहब ने कहा। और आपने कैसे सोच लिया कि आपने कभी कोई नेकी नहीं की? वो इसकी कम इल्मी पर मुस्कुराए थे। मौलाना साहब ने कहा। मूसा ने चौंक कर देखा। तो क्या की है नेकी? नहीं, कभी नहीं। उस सहरा के बेबस पलों में फकत अपनी कोताहियों का शुमार किया था, ऐसे कि वो बेशुमार लगने लगी थीं। वो गलतियां जिनका इसको पता था और वो जिनका इदराक ही न था। तो उनका क्या होगा? वो कपकपा उठा। मौलाना साहब मुस्कुराए। आप पंजम कलमा पढ़ा कीजिए। वो मुझे मालूम नहीं। हाँ, लेकिन मैं जानता हूँ कलमे 6 होते हैं। इसने बहुत बड़ा कारनामा पेश किया। और ये आपको किसने बताया कि कलमे 6 होते हैं? मेरे डैड ने और क्या क्या बताया समीउद्दीन? अब्दुल मुबीन ने सरसरी लहजा अपनाया। डैड ने? वो जेरे लब दोहरा कर किसी मराकबे में चला गया। डैड तो बहुत कुछ बताते थे, दीन के बारे में, दुनिया के बारे में, माशरे के बारे में, अच्छाई और बुराई के बारे में। डैड सब कुछ बताते थे, जब जब नशे में नहीं होते थे। उसे ही लेकर बैठ जाते थे। हाँ, ये और बात है कि वो कब नशे में नहीं होते थे। नन्हे समी को इनकी बातें समझ में नहीं आती थीं। बाप नशे से उबरता तो इसे उसकी तरबियत का ख्याल आता। वो इसे याद करवाता, याद रखो समीउद्दीन, तुम मुसलमान हो, मुसलमान सबसे अच्छी कौम होते हैं। इसे लफ्ज़ उम्मत का पता नहीं था। बाप का ज़रा जोर मजहबी तरबियत पर होता, मगर उसका क्या कीजिए कि उसकी अपनी मजहबी मालूमात ना होने के बराबर थी। हाँ, ये तय था, उसे समी से बहुत मोहब्बत थी और उसकी फिक्र भी बहुत ज़्यादा थी। तभी जब नशे से उबरता वो अचानक इसके स्कूल पहुंच जाता और इसके टीचर से रिपोर्ट मांगता। उनसे मुलाकातों का हुआ होता। पेरेंट्स मीटिंग में बुला बुलाकर स्कूल वालों की जुबान घिस जाती। वो तो दोनों कभी पहुंचे नहीं। वो इसके दोस्तों का इंटरव्यू करता और टीचर्स का भी। इसने एक मेल टीचर को स्कूल से निकालने की दरख्वास्त भी दे दी। रीज़न में इसे इसकी नज़रें अच्छी नहीं लगी थीं। वो वजाहत नहीं कर सका, मगर मिसर रहा। आप सॉलिड रीज़न दें, ऐसे तो नहीं किसी को निकाला जा सकता। वो फ्लिप जैसा है, उसका हेयर स्टाइल स्पेशली आइस। इसने जवाब दिया। कौन फ्लिप? प्रिंसिपल ने बेसाख्ता पूछा, और यहाँ आकर उसकी गोयाई सल्ब हो गई। इसने जारहाना अंदाज से उठकर अपने बेटे का स्कूल बदल देने की धमकी दी। मूसा के फादर के साथ कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तमाम डॉक्यूमेंट्स में स्कारलेट ने इसका नाम मूसा लिखवा रखा था। मेरे टीचर्स बहुत अच्छे हैं डैड। तुम अच्छाई और बुराई के बारे में क्या जानते हो? मैं
नन्ना समी फैसला ना कर पाता कि क्या जवाब दे। मैं चाहता हूँ तुम एक अच्छे मुसलमान बनो। मॉम कहती हैं मुझे एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, उसने मासूमियत से बताया। वो बहुत देर तक कुछ ना बोल सका। यहाँ के वो बाप की खामोशी से उकता गया। वो ठीक कहती हैं, हम दोनों कभी भी अच्छे इंसान नहीं बन सके, मगर तुम बनना। दरअसल एक अच्छा मुसलमान अच्छा इंसान खुद ब खुद हो जाता है। मुसलमान क्या होता है डैड? डैड ने बुरी तरह चौंक कर सर उठाया। उसके पास इस सवाल का जवाब नहीं था। वो इसे आधी अधूरी मालूमात देने लगा, जितनी कि वो जानता था, टूटी फूटी। वो इसे आदम की पैदाइश का वाक़या सुनाता, हुक्म अदूली, बहक जाने की दास्तान, यूसुफ के भाइयों का किस्सा, धोखे की कहानी, मूसा का वाक़या और इब्राहिम और इस्माइल का वाक़या, नूह की कश्ती। मगर अजीब बात थी, वाक़या कोई भी हो, इसका खात्मा कौमे लूत की तबाही के बयान पर आकर रुक जाता। नन्ना समी एक लफ्ज़ भी न समझ पाता। वो झुंझलाता। बाप हमेशा अधूरे किस्से सुनाता था। वो रोने वाला हो जाता। वो बाप से अधूरे वाक़े को मुकम्मल करने की दरख्वास्त करता। तब बाप खाली निगाहों से देखता और फिर बेसुध पड़ जाता। नन्हे समीउद्दीन ने सोचा वो बड़ा होकर सबसे पहले इन अधूरे किस्सों को मुकम्मल पढ़ेगा, मगर जब तक वो बड़ा हुआ उसकी अपनी एक शख्सियत, एक मिजाज बन चुका था। उसकी अपनी इक़्तिदार थी, अपनी सोच। वो मन मौजी दिखाई देता, शक्लो सूरत में यकता, दौलत में खेलता, ऐश करता। शोहरत थी, इज्जत थी, मगर सुकून नहीं था जो इसे दुड़ाए फिरता। वो योगा करता, चैरिटी करता, खुश रहने की तमाम कोशिशें करता, मगर नाकाम। दिल एकदम उचाट हो जाया करता था। वो यकदम सामान बांध लेता और कूच कर जाता। माँ बाप से ताल्लुक तब तक बाकायदा था जब तक वो कानूनी तौर पर उनके साथ रहने का पाबंद था। दर हकीकत ये एक जबर था जो वो सहता था। वो तालीम के बहाने उनसे दूर रहने लगा। शहर शहर, मुल्क मुल्क खाक छानता। वो पाकिस्तान आ गया। यहाँ उसके दादा दादी थे, मुहीउद्दीन सैगल और अकीला सैगल। वो इसे हर साल मिलने आते थे। बहुत मोहब्बत थी इन दोनों को इससे। वो हमेशा इसे अपने पास आने की दावत देते थे, मगर स्कॉलेट रुकावट थी, क्योंकि जिस तरह मुहीउद्दीन सैगल नफरत की हद तक स्कॉलेट को नापसंद करते थे, वो भी इसी कदर नापसंद करती थी। और समीउद्दीन जब कराची आया तो वो मुहीउद्दीन सैगल के घर नहीं आया था। उसने समुंदर किनारे एक महंगे फ्लैट में रिहाइश इख्तियार की थी। वो माँ बाप को बताए बिना आया था, बल्कि कभी कभी तो इसे इनसे राब्ता किए महीने बीत जाते। पर जैसे ही मुहीउद्दीन सैगल को इसकी आमद की खबर मिली, बतौर सिंगर उसकी आमद मख्फी रह भी कैसे सकती थी, वो खुद इसके फ्लैट तक चले आए। वो इस बात पर हैरान अमेज सदमे का शिकार थे कि इतना बड़ा घर होते हुए वो इस तरह तन्हा फ्लैट में कैसे रह सकता है। अकीला सैगल की आंखों में भी आंसू थे। बस वो फौरन उठे और इनके साथ चले। वो इसे खुद में लिपटाए जाती थी और स्कॉलेट के मूसा को इनके वजूद से उठती ममता की महक मदहोश करने लगती। वो मान गया था इनके साथ चलने को, रहने को। वो अपनी जिंदगी में ठहराव चाहता था। स्कॉलेट ने बहुत तूफान उठाया था। वो वहाँ क्या कर रहा था, और बदरुद्दीन यानी डैड, जो इसके पाकिस्तान जाकर रहने पर खुश थे, उसके सैगल हाउस में क्याम का सुनकर खामोश हो गए थे। ना खुशी का इजहार, ना गम का। तुम बड़े हो चुके हो, सही गलत की तमीज कर सकते हो, गलत का हाथ पकड़कर रोक सकते हो। मैं बहुत छोटा था जब उनकी बुरी आंखों में बच्चे का सा हरास दर आया और उसकी बेकुली को करार सा आने लगा। उसे हुस्नुल माब मिल गई, उसे वो सुकूनो तरमानियत मिल गई जिसकी इसे तलाश थी। उसे यकीन मिल गया, ईमानी मिल गई। उसे पता लगा कि वो तो अब तक भटके हुए रास्ते पर था। उसे वो सब अधूरी कहानियां और किस्से याद आ गए जिन्हें उसने बड़ा होकर पढ़ने के लिए मौकूफ कर रखा था। वो अधूरे वाकयात जो इसे याद आते तो रातों की नींद उड़ जाती। न जाने उन सब का अंजाम क्या था। इसे कुछ तो पता होता, वो कम से कम रामनाथ के सवालात से तो निपट लेता, उस हरेसमेंट और तकलीफ से। उसने अपने बालों का गुच्छा नोच लिया। ये रामनाथ उसका पीछा छोड़ क्यों नहीं रहा? आप फैसला कर लीजिए समीउद्दीन, आप दर हकीकत चाहते क्या हैं? आप कहेंगे मैं आपको उस शख्स के सवालों एतराज़ात के जवाब बता देता हूँ, आप जाकर उसे सुना दें। मगर इन सवालों से और सवाल उभरेंगे, उनका क्या? आपको क्या लगता है आप इसे जवाब दे देंगे और वो सब कुछ मान लेगा? नहीं, कभी नहीं। आप पहले ये फैसला कर लीजिए, आप उसका मुंह तोड़ देना चाहते हैं या मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं। मैं दोनों काम करना चाहता हूँ, उसने कह दिया। तो फिर आपको चंद सवालों के जवाब तैयार नहीं करने, आपको पूरे का पूरा दीन सीखना पड़ेगा, अब्दुल मुबीन ने साफ साफ कह दिया। मूसा ने उसकी आंखों में आंखें डाल दी, फिर बहुत देर बाद लबकशाई की थी। मैं सीखूंगा। मैं नहीं चाहता कि कल को कोई और मुझसे पूछे तो मेरे पास जवाब ना हो, मुझे शर्मिंदगी हो।
میں تو اپنے آپ سے شرمندہ ہوں، جس مذہب کا نام اپنے ڈاکومنٹس میں لکھتا ہوں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ اتنی زندگی جاہل رہ کر گزار دی۔ دکھ سے اس کی آواز پھٹ گئی، دل بھی نہ پھٹ جائے کہیں۔ آپ کہاں تھے؟ میرا خون خشک ہو گیا، فون بھی بند۔ وہ برہمی سے اپنی پریشانی کا اظہار کر رہی تھی اور دوسری طرف موسیٰ کا انداز پرسکون تھا۔ مسجد میں تھا، وہ کف کے بٹن کھول رہا تھا۔ حسنل کے لیے خود پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ ہاں، وہ مسجد ذرا دور ہے جہاں میں تھا۔ مسجد میں اتنی دیر لگا دی کہ آپ کو آنے میں 7 گھنٹے لگ گئے۔ بس گفتگو میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر جیسے ہر سوال کا جواب دینے کو تیار ہو گیا۔ گفتگو؟ اس نے دہرایا۔ ابھی 2 روز پہلے ہی تو آپ واپس لوٹے ہیں، جی نہیں بھرا گفتگو سے؟ حسنل نے کرسی گھسیٹی اور موسیٰ کے مقابل رکھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا لہجہ دانت پیستا ہوا تھا، غم و غصہ اور بے حسی کے امتزاج سے پر۔ بات جی بھرنے کی نہیں ہے ہنی، گفتگو ختم ہی نہیں ہوئی۔ بات سے بات نکل پڑتی ہے اور دور تک جاتی ہے۔ کچھ سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں مگر ساتھ ہی بہت سے نئے سوال کھل جاتے ہیں۔ وہ اتنے دنوں سے اپنے دل کی ساری باتیں عبد المبین اور دیگر مولانا حضرات سے کر رہا تھا، مگر یہ الجھن اس نے ہنی سے کہی، جو ہمدم وہم ساز تھی، محرم راز تھی، اور جو پھٹی آنکھوں سے موسیٰ کی شکل دیکھ رہی تھی۔ موسیٰ، اس نے یکدم اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں جبٹ لیا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیا سوچتے رہتے ہیں آپ؟ کیسی بہکی بہکی سی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کو میرا ذرا خیال نہیں؟ بہت مشکلوں سے پایا ہے موسیٰ، رو رو کر گڑ گڑا کر۔ جب آپ میرے نہیں تھے اور جب آپ صحرا میں بھٹک گئے تھے، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں آپ کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتی۔ میں اب نہیں بھٹکوں گا ہنی، تحمل سے سنتے سنتے اس نے یقین دلایا۔ ہنی کے دماغ سے اس کے جملے بھگ سے اڑ گئے۔ وہ تو اسے اپنے ٹریک پر لانے کی کوشش کر رہی تھی، اسے بتا رہی تھی کہ اس نے اسے کیسے پایا۔ وہی قصہ، ٹین ایج کا زمانہ، ایک خیالی صورت۔ پھر جب اس نے اسے مجسم دیکھ لیا تو قصہ یہ تھا کہ وہ جب بھی بات کو یہاں سے شروع کرتی تھی پوری جان سے متوجہ ہو کر پوچھنے لگتا تھا، اچھا تو بتاؤ کیسے پایا مجھے، اور اگر میں نہ ملتا تو کیا کرتی؟ مگر آج اس نے توجہ ہی نہ دی، وہ کہیں اور ہی پہنچا ہوا تھا۔ میں اب نہیں بھٹکوں گا ہنی، ابھی تو راہ پر آیا ہوں۔ وہ نہ جانے کس بارے میں کہہ رہا تھا۔ اس کے نزدیک بھٹکنا کیا تھا، جبکہ ہنی اسے اپنا حلق خشک ہوتا محسوس ہوا۔ بھٹک ہی تو رہا تھا، راستے سے ہٹ کر سوچ رہا تھا، اور بھٹکنا کس کو کہتے ہیں؟ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔